डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले वीडियो में कांस्टेंट मोशन के बारे में समझा था। कांस्टेंट मोशन मीन्स बाध्य गति, चलने को विवश गति या मजबूरन गति, जो चलने के लिए मजबूर है। और उस तरह के इस कांस्टेंट मोशन के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसके मैंने बहुत सारे मेथड बताए थे। 3 मेथड बताए थे। बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इसके हेल्प से हम कांस्टेंट मोशन के प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा बताया था पॉइंट मेथड, और तीसरा मैंने बताया था बाय फाइंडिंग द एक्चुअल वेलोसिटी, कि यदि हम एक्चुअल वेलोसिटी कौन सा है वो मालूम कर लें तो कौन किसका कंपोनेंट होगा ये हम निकाल लेते हैं। तो इन 3 तरीके से हम कांस्टेंट मोशन के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते आए। कुछ प्रॉब्लम आज हम और करेंगे ताकि ये सारी जो थ्योरी है, सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो सके। एक तरह के और कांस्टेंट मोशन आते हैं जिसको हम कहते हैं वेज कांस्टेंट। इसका भी कॉन्सेप्ट जरा समझ लें तो फिर आगे हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं। मान लीजिए कि एक वेज है और इस पर कोई एक बॉडी स्लाइड कर रहा है। ये जो वेज है वो फ्रिक्शन फ्री सरफेस पे रखा हुआ है, तो जब ये स्लाइड करेगा तो ये भी उतना ही मोमेंटम लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में गेन करेगा। यानी इसका जितना मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में होगा उतना ही मोमेंटम इसको भी एक्स डायरेक्शन में मिलेगा। ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं कि एक वेज के साथ में एक बॉडी इस तरह से लगी हुई है कि इसका सरफेस ठीक इसके पैरेलल है, और इधर वाला सरफेस जो है वो एक वॉल से लगा हुआ है, और ये अपने वेट के कारण नीचे गिर रहा है। सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस है, नीचे वाला सरफेस, ये इधर जो कांटेक्ट में है वो, इधर जो है सरफेस, ये सब के सब फ्रिक्शनलेस है। तो बॉडी क्या होगा, अपने वेट के कारण नीचे आएगा, और जब ये वेट के कारण नीचे आएगा तो ये जो बॉडी है यानी कि वेट जो है वो इस तरफ मूव करेगा। तो क्वेश्चन है कि किसी समय पर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v है। एट एनी सर्टेन टाइम लेट द वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ दिस बॉडी इज सपोज v। तो उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसको मैं v1 ले लेता हूं, तो इसकी वेलोसिटी v2 कितना होगा ये हमको पूछ रहा है। तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो बहुत आसान है इसको भी, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो देखो ये बॉडी अगर नीचे आ रही है, ये बॉडी लेफ्ट में जा रहा है, क्योंकि जैसे से नीचे आएगा ये तो इसको इधर पुश करेगा और वेज आपका लेफ्ट की तरफ सरकना शुरू होगा, शिफ्ट होना शुरू होगा। इन दोनों के सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट को नहीं छोड़ रहे हैं। ये दोनों के दोनों सरफेस, वेज का सरफेस और बॉडी का सरफेस, कंटिन्यूअस एक दूसरे के कांटेक्ट में बने हुए हैं। यहाँ पर कांटेक्ट लूज नहीं हो रहा है। तो ये कांटेक्ट तब लूज नहीं होता जब दोनों का कॉमन नॉर्मल, अब इन दोनों में हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, कॉमन नॉर्मल, ये n1 n2, ये दोनों का जो कॉमन नॉर्मल है इसकी तरफ दोनों, इसकी डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होना चाहिए। दोनों की वेलोसिटी सेम है इस डायरेक्शन में, तब समझिए कि दोनों का कांटेक्ट लूज नहीं होगा।
अब मान लीजिए कि एंगल आपका थीटा है, एंगल आपका थीटा है, तो V2 है। अच्छा, अब क्या करें, दोनों की वेलोसिटी को वहीं पर शिफ्ट कर दें। कहाँ पर? नॉर्मल में। इस वेलोसिटी को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये V1, इस वेलोसिटी को भी मैंने यहीं पर शिफ्ट कर दिया, V2। वेक्टर क्वांटिटीज को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, इनको पैरेलल शिफ्ट आप कर सकते हैं। तो आपने दोनों को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब एंगल थीटा है तो एंगल 90 माइनस थीटा, तो फिर एंगल हो गया थीटा, एंगल थीटा हुआ। और एंगल यदि थीटा है तो इधर वाला एंगल फिर 90 माइनस थीटा होगा, इधर वाला एंगल जो होगा इट विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो V1 का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आ रहा है? तो आ रहा है V1 cos थीटा। V2 का इसी डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आ रहा है? तो ये आ रहा है V2 cos 90 माइनस थीटा, V2 cos 90 माइनस थीटा। एंड कंडीशन इज द वेलोसिटी ऑफ द वेज along common normal is equal to velocity of the body along common normal। यदि अलग अलग वेलोसिटी होंगे, इसका कम है इसका ज़्यादा है, तो फिर आगे निकल जाएगा, कांटेक्ट छूट जाएगा। तो कांटेक्ट बना रहे इसके लिए कंडीशन है कि दोनों की कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब हो कि V2 cos 90 माइनस थीटा मीन्स V2 sin थीटा, V2 sin थीटा शुड बी इक्वल टू V1 cos थीटा एंड देयरफॉर V2 इज इक्वल टू V1 cos थीटा बाई sin थीटा मीन्स cot थीटा। तो जिस समय ये V1 वेलोसिटी के साथ में नीचे गिर रहा होगा, उसी समय ये V1 cot थीटा वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा होगा। ये मैंने आपको वेलोसिटी से आपको मैंने बतलाया। यदि एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। कॉट थीटा तो कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा वेज का जो एंगल है वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो A2 इज इक्वल टू A1 कॉट थीटा। इसका मतलब कि एक्सीलरेशन भी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में दोनों का इक्वल होना चाहिए। कभी एक्सीलरेशन भी पूछ सकता है, तो उस समय भी आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो एक्सीलरेशन ऑफ द वेज along common normal should be equal to acceleration of the body along common normal। तो दोनों के सरफेस, वेज के सरफेस और बॉडी के सरफेस पर एक कॉमन नॉर्मल ड्रा करो, और एक एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो दोनों के एक्सेलरेशन का उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट मालूम करो और इक्वेट कर दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। वेलोसिटी पूछ रहा है तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है ना। इधर वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स कितना होगा, तो आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए सही होगा। जितने वेक्टर्स हैं यहाँ पर सबके लिए करेक्ट होगा। डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आप अप्लाई कीजिए, वेलोसिटी पूछे तो आप अप्लाई कीजिए, एक्सेलरेशन पूछे तो आप अप्लाई कीजिए। तो इन ऑल केसेस दिस कॉन्सेप्ट कैन बी यूटिलाइज, दिस कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ वेज प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं वेज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड द वेज कांस्टेंट।
तो वेज के प्रॉब्लम आपको वेज कांस्टेंट लगाना है। वेज कांस्टेंट क्या हो गया, ये यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया सारे, डिस्प्लेसमेंट, आर वेलोसिटी, आर एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी होगा डिस्प्लेसमेंट, आर वेलोसिटी, आर एक्सेलरेशन along common normal should be equal, ठीक। तो जाकर के आपका प्रॉब्लम, अब आपका कैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, नाउ यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक। यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली। चलिए, तो एक प्रॉब्लम हमको दे रहे हैं, ये बिल्कुल वही प्रॉब्लम है, बस यहाँ पर थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मैं दे रहा हूँ। तो 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। तो मान लीजिए कि इसका एक्सेलरेशन किसी टाइम पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा आपको ये बतलाना है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा आपको बतलाना है। तो बच्चों अब तक आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। ये 37 डिग्री एक राइट एंगल ट्रायंगल में मिलता है जिसके साइड्स हों 3, 4, 5। छोटी वाली साइड के सामने का एंगल होता है 37, बड़ी वाले साइड के सामने का एंगल होता है 53। तो 37, 53 एंगल देख करके घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ से आप cos 37, cos 53, sin 37 या जो भी चाहे आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल, 3, 4, 5 वाला। छोटे के सामने छोटा एंगल, बड़े के सामने बड़ा एंगल। छोटा एंगल क्या होगा 37, बड़ा क्या होगा 53। दोनों का सम 90 होना चाहिए क्योंकि 90 है ही है। तो एक भी आ जाए तो दूसरा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो वही एंगल लिया हुआ है 37, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों के सरफेस पर हम कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, फिर दोनों के एक्सेलरेशन को हम वहीं शिफ्ट करेंगे। ये A1 शिफ्ट हो गया यहाँ पर, इधर A2 शिफ्ट हो गया उसी पॉइंट पर, ठीक है। और फिर ये एंगल मालूम कर लेंगे कि एंगल कितना है। तो देखो इसको और आगे बढ़ा लो तो 90 हुआ, 37 हुआ तो ये 53 हो गया, और ये 53 तो फिर ये 37, और ये 37 तो फिर ये 53, ठीक है ना। एंगल आपको निकल आया। अब इस कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में A1 का क्या कंपोनेंट आ रहा है, इस कॉमन नॉर्मल सामने में A2 का क्या कंपोनेंट आ रहा है, बस ये आपको मालूम करना है, ठीक है। तो A2 का कंपोनेंट आया इस नॉर्मल की डायरेक्शन में A2 cos 53 इज इक्वल टू A1 का आ गया उस तरफ A1 cos 37। अब cos 53 ये एंगल 53, तो इस समय क्या होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस, तो 3/5, तो A2 इंटू 3/5 इज इक्वल टू A1 तो दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। cos 37 निकालें तो cos 37 के लिए इसके लिए ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, तो हो गया 4/5 इंटू 4/5, तो 5 और 5 कैंसिल, सो A2 इज इक्वल टू 4/3 और 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिस समय ये बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा होगा, उस समय आपका वेग 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। तो
तो इस तरह से आप कोई भी वेज प्रॉब्लम हो एनी, आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, आप उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हो। तो बच्चों इस तरह से कांस्टेंट मोशन के कुल मिलाकर के 4 मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। पहला है बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, एक बार फिर रिमाइंड कर देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, क्या कहता था ये, सिग्मा टी डॉट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी सिस्टम में जितने टेंशन है, जितने उनका डिस्प्लेसमेंट है, सबका प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। तो सिग्मा टी डॉट वी इज आल्सो इक्वल टू 0, या सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ये सबसे आसान पड़ता है, खासकर पुली वाले प्रॉब्लम में, खासकर पुली वाले प्रॉब्लम में। तो एक तरीका ये है, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो, वेलोसिटी पूछे तो, एक्सेलरेशन पूछे तो, आप जो भी पूछे आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हो। मैंने पिछले वीडियो में 1-2 एग्जांपल बताए थे, आज और करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा मेथड मैंने बताया था पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड क्या बताया था, सम ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द पॉइंट in contact to a surface equal to 0 में सारे वेलोसिटी का सम 0 होगा। और ये बहुत सारे वेलोसिटी का सम आप 0 ले रहे हो तो निश्चित रूप से कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव होंगे। तो कौन सा पॉजिटिव लेना है, कौन सा निगेटिव लेना है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। पिछले वीडियो देख लीजिए और वहाँ से किस वेलोसिटी को पॉजिटिव, किस वेलोसिटी को नेगेटिव लेते हैं, ये कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, कौन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा है, वो सब मैंने वहाँ पर क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है ना, वहाँ से निकाला जा सकता है। और थर्ड जो मेथड मैंने आपको बताया था फॉर सॉल्विंग द कांस्टेंट मोशन, वो था बाय फाइंडिंग एक्चुअल वेलोसिटी। क्या आप एक्चुअल वेलोसिटी कौन सा उसको फाइंड आउट कर लें, और जो दूसरी जो वेलोसिटी वो उसका कंपोनेंट होगा ये आप क्लियर कर लें। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए कि कौन एक्चुअल वेलोसिटी और कौन उसका कंपोनेंट है, तो आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ है, आज भी करेंगे, क्लियर हो जाएगा। और चौथा मैंने अभी बतलाया, for which constant, the velocity, displacement or velocity or acceleration of one body along common normal is equal to displacement or velocity or acceleration along of the second body along the common normal। तो वेज वाले प्रॉब्लम में तो आप इसको अप्लाई करेंगे ही, पुली वाले प्रॉब्लम में आप इसमें से कोई भी मेथड अप्लाई करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कोई भी मेथड अप्लाई करके। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ मेथड हैं जिससे कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो 1-2 प्रॉब्लम हम लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि इन कॉन्सेप्ट्स को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं वो हम ज़रा क्लियर हो जाएं, ठीक है ना।
तो चलिए हम एक प्रॉब्लम यहाँ पर ले रहे हैं, एक पुली सिस्टम तो एक पुली सिस्टम है जिससे कि 3 बॉडी लटके हुए हैं, ए, बी और सी। मासेस कुछ भी हो सकते हैं, 3 बॉडी लटके हुए हैं, ठीक है ना। कहता है कि बॉडी ए इज मूविंग अप विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, बॉडी बी इज मूविंग डाउन विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको मालूम करना है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी हमको मालूम करना है। तो देखो फर्स्ट मेथड क्या कहता है, बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कि सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी एक ही रस्सी है और ये सब जगह टेंशन इक्वल होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर टेंशन टी है तो यहाँ भी टेंशन टी हुआ, यहाँ भी टेंशन टी हुआ, यहाँ भी टेंशन टी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी ऊपर, टेंशन भी ऊपर, इसमें टेंशन ऊपर लेकिन वेलोसिटी नीचे, यहाँ पर टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नहीं मालूम किस तरफ है, ऊपर है कि नीचे हमको नहीं मालूम, ठीक है। तो जो नहीं मालूम उसको ऐसे ही रख लेंगे, टी इंटू वी, राइट। तो चलिए अब इस इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आए तो टेंशन ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, यानी दोनों के बीच के एंगल हो गया 0, क्योंकि टी डॉट वी यानी क्या होता है, टी डॉट वी का मतलब होगा टी इंटू वी इंटू कोस थीटा इक्वल टू 0, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टी एंड वी। तो यहाँ पर टी और वी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा तो 0 हुआ और कॉस 0 वैल्यू 1 होता है, तो क्या मिल गया, टी इंटू 1, राइट, टी इंटू 1, द टेंशन इंटू द वेलोसिटी। अब यहाँ पर आ जाए तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, टेंशन ऊपर है, टेंशन ऊपर है, यानी दोनों के बीच के एंगल हो गया 180 डिग्री और cos 180 होता है -1। तो जहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में हो पॉजिटिव, जहाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो निगेटिव, बस इसको याद रख लो। तो यहाँ पर पॉजिटिव में क्या आ गया, नेगेटिव। कितना टेंशन, तो इसके ऊपर लगा 2 टेंशन 2t। कितनी वेलोसिटी, तो हम कह रहे हैं 5, राइट, प्लस टी इंटू वी इज इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव की नेगेटिव हमको नहीं मालूम, यहीं से निकल आएगा, ठीक है ना। तो सब जगह से टेंशन तो कैंसिल हो गया, टी तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 - 10 प्लस वी इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर वी इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब कि उधर ही जा रहा है जिधर टेंशन है। तो बॉडी सी विल मूव एट दिस इंस्टेंट विथ वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। हाँ, वेलोसिटी यदि पॉजिटिव आया इसका मतलब कि टी और वी सेम डायरेक्शन में, यदि वो नेगेटिव आया इसका मतलब कि टी और वी अपोजिट डायरेक्शन। कभी कभी आंसर आपको देगा इस तरह से कि 9 मीटर अपवर्ड 9 मीटर डाउनवर्ड दोनों दे दिया। तो फिर अपवर्ड की डाउनवर्ड कैसे निकालोगे, तब उस समय आपको इसकी साइन देखना होगा। इसकी साइन यदि पॉजिटिव आ रहा है माने टेंशन की डायरेक्शन में, नेगेटिव आ रहा है माने टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम फॉर बाय फर्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। सेकेंड मेथड, हम सेकेंड मेथड अप्लाई करते हैं। सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड में था कि जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं उनकी वेलोसिटी का सम 0 होता है। सम ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू 0। तो कहाँ कहाँ आपकी रस्सी किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में है उसको नंबरिंग कर दीजिए। देखिए यहाँ पर बॉडी के साथ कांटेक्ट में 1, यहाँ पुली के साथ कांटेक्ट में 2,
यहाँ भी कांटेक्ट बना 3, यहाँ कांटेक्ट बना 4, यहाँ कांटेक्ट बना 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। 8 जगह से आपका जो स्ट्रिंग है वो किसी सरफेस के कांटेक्ट में है। ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी देखना है। जैसे कि ये जो पॉइंट 1 है इस बॉडी के साथ साथ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और जब ये ऊपर जाएगा तो इन दोनों पॉइंट के बीच का ये जो दो कॉन्टैक्ट पॉइंट है 1 और 2, इनके बीच रस्सी की लेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? कॉमन सेंस लगाइए कि ड्यू टू दिस मोशन व्हाट विल हैपन, वेदर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिक्रीजेस आर इंक्रीजेस। तो आपका कॉमन सेंस कहता है कि भाई ये तो कम हो रहा है, घट रहा है। तो जहाँ रस्सी की लेंथ घट रही हो ड्यू टू द मोशन, वो वेलोसिटी आपको निगेटिव रखना है, और जहाँ रस्सी की लेंथ बढ़ रही हो ड्यू टू मोशन, उस वेलोसिटी को पॉजिटिव रखना है। आ गई बात समझ में? रस्सी की लेंथ बढ़ती हो मोशन के कारण तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और रस्सी की लेंथ घटती हो ड्यू टू मोशन के कारण तो वेलोसिटी को निगेटिव रखिएगा। तो चलिए, पहली पॉइंट की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसके कारण रस्सी की लेंथ घट रही है तो ये निगेटिव हो गया -1। ठीक है। दूसरा पॉइंट एक फिक्स पुली का है और फिक्स पुली में कोई मोशन नहीं, तो उसकी वेलोसिटी 0। नेक्स्ट पॉइंट वो भी उसी पुली पर है, वेलोसिटी 0। हाँ, ये मोशन में है, जब ये चल रहा है, बॉडी चल रहा है तो ये भी चल रहा है। तो जो फोर्थ पॉइंट जब मोशन में होगा विथ 5 मीटर पर सेकेंड, ये फोर्थ पॉइंट जब नीचे आएगा तो इनके बीच की रस्सी की लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? तो भैया तो रस्सी को अपनी तरफ खींचता जाएगा, यानी रस्सी की लेंथ बढ़ाने की टेंडेंसी रखता है। और यदि रस्सी की लेंथ बढ़ा रहा है तो 5 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। ये भी क्या है? ये भी तो ही नीचे आ रहा है, सेम पुली का पॉइंट है, और इसके कारण भी इधर रस्सी का लेंथ बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि +5। ठीक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 पॉइंट की हमने वेलोसिटी निकाल ली। छठवें पे आ जाते हैं। ये फिक्स पॉइंट पुली के ऊपर है, 7वां फिक्स पुली के ऊपर है, नो मोशन, तो दोनों का हो गया 0। हाँ, अब इसकी वेलोसिटी भी अब हमें नहीं मालूम कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, हमें कुछ नहीं मालूम। इसी को तो मालूम करना है, तो उसको वैसे ही रख दो भी, और इन सारे वेलोसिटी का सम होगा 0। ठीक है। तो यहाँ से भी कितना मिला? -9 मीटर पर सेकेंड। पहले वाले में पॉजिटिव आया था लेकिन यहाँ निगेटिव आया, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। देखो कैसे? -9 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है कि इस वेलोसिटी के कारण रस्सी की लेंथ घटेगी, तभी तो निगेटिव आया। और रस्सी की लेंथ घटेगी माने इसको उधर जाना पड़ेगा रस्सी से, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो v कितना मिल गया? देयरफॉर v इज 9 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। यहाँ भी क्या मिला था? अपवर्ड। पहले से भी हमको अपवर्ड मिला था, तो ये भी हमको वही दे रहा है, 9 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, यही अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। साइन को छोड़ देना और मीनिंग लिख देना। नेगेटिव माने रस्सी की लेंथ घटेगी, रस्सी की लेंथ घटेगा माने रस्सी के अपोजिट जाएगा। पॉजिटिव माने रस्सी का लेंथ बढ़ेगा, रस्सी का लेंथ बढ़ेगा माने रस्सी की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये आपका सेकेंड मेथड, ठीक है ना। तो आप इस प्रॉब्लम को इन दो में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इन दो में से किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक तीसरा मेथड देखो, वैसे मेथड 1 मेथड 2 लगभग एक जैसे समान डिफिकल्टी लेवल वाले हैं, दोनों के दोनों बहुत आसान हैं, ठीक है ना। एक थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड क्या कहता है कि कोई पुली है, मूवेबल पुली, इसके पास वेलोसिटी है, आर एक्सेलरेशन है, जो भी है, ठीक है ना, और इसके ऊपर से कोई रस्सी गुजर रही है, इसके ऊपर से कोई रस्सी गुजर रही है, ठीक है ना।
एक तरफ का वेलोसिटी मान लेते हैं कि v1 है, दूसरी तरफ की वेलोसिटी मान लीजिए v2 है, और ये एक्सेलरेशन पूछे तो आपको यही काम एक्सेलरेशन के लिए करना है, ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए भी करना है। तो रस्सी के एक पुली से गुजरने वाले रस्सी का एक तरफ वेलोसिटी v1 है, दूसरी तरफ वेलोसिटी v2 है, तो पुली की जो वेलोसिटी होगा इन दोनों का एवरेज v1 प्लस v2/2, पुली की वेलोसिटी दोनों एंड की वेलोसिटी का एवरेज, पुली का एक्सेलरेशन दोनों एंड के एक्सेलरेशन का एवरेज, पुली का डिस्प्लेसमेंट दोनों एंड के डिस्प्लेसमेंट का एवरेज। तो आप ये एवरेज वाला मेथड भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, एवरेज वाला मेथड। अब देखो ये 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है ये, तो रस्सी जो है हर 1 सेकंड में 1 मीटर कम हो रहा है, तो वो इधर बढ़ता जाएगा 1 मीटर, यानी इस तरफ जो रस्सी की वेलोसिटी है v1 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो ये v वेलोसिटी से नीचे आएगा, v वेलोसिटी से ना, इसके कारण इधर v ऊपर गया तो इधर v नीचे आएगा रस्सी, इधर 1 मीटर पर सेकंड ऊपर गया तो इधर 1 मीटर पर सेकंड नीचे आएगा रस्सी, यानी इस एंड की वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड, इस एंड की वेलोसिटी हो गई v, अननोन है, नहीं मालूम अभी, लेकिन v है, तो फिर इसकी वेलोसिटी क्या होगा, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2, यहाँ पर ये पुली है, समझ लो एक्सेलरेशन पुली का, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ द पुली इज एवरेज ऑफ दिस टू वेलोसिटीज। तो vp हमको दिया है 5, v1 दिया है 1, v2 मालूम करना है बाई 2, तो v2 कितना आ गया 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड। अगर ये पॉजिटिव आया इसका मतलब तुमने जो एज्यूम किया है, डायरेक्शन जो तुमने एज्यूम किया हुआ है, मान लिखा है, वो सही है। लेकिन यदि ये निगेटिव आ गया इसका मतलब कि मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम किया एक्चुअल कंडीशन उसके अपोजिट है, आपको डायरेक्शन एकदम से निकल आएगा यहाँ से। यदि पॉजिटिव आया इसका मतलब कि जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम किया हुआ है कि ये भी ऊपर जा रहा है, मान लिया मैंने, तो पॉजिटिव आया इसका मतलब कि मैंने जो माना बिल्कुल सही माना। लेकिन कैलकुलेशन के बाद यदि ये नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना कि मैंने जो माना था वो गलत था, ये अपोजिट जा रहा है, यानी अपने ही डाउन जा रहा है, अपने ही डाउन जा रहा है। एक सिचुएशन देखो कि मान लो इसकी वेलोसिटी होती मान लीजिए कि 1 मीटर पर सेकेंड, ये 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक। तब क्या होता, और ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये पुली जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, पुली जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो पुली की वेलोसिटी 1, ये हो गया 5, ठीक है ना, क्योंकि इस एंड की वेलोसिटी तो इतना ही होगा ना, यानी कि 5, इस एंड की वेलोसिटी इतने के बराबर होगी क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से कनेक्टेड हैं, तो इसकी वेलोसिटी हो गया v, तो v2 की जगह हो गया v, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल रहा है, v इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मैंने तो लिया था भाई अप जा रहा है, लेकिन एक्चुअली अप नहीं जा रहा है, किधर जा रहा है, ये डाउन जा रहा है। तो आप कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द थर्ड मास इज 3 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कैलकुलेशन के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि वो थर्ड मोशन या वो जो भी प्रॉब्लम में है वो ऊपर जा रहा होगा कि नीचे जा रहा होगा, राइट में जा रहा होगा कि लेफ्ट में जा रहा होगा, वो डिपेंड करेगा कैलकुलेशन के बाद आने वाले रिजल्ट पर। रिजल्ट पॉजिटिव आया यानी कि आपने जो माना बिल्कुल सही माना, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आया इसका मतलब कि आपने जो माना उसके ठीक अपोजिट सिचुएशन है। तो आप इस प्रॉब्लम की तरह से 3 मेथड से सॉल्व कर लिए, ठीक है ना।
तीन मेथड आपके सामने मैंने बतला दिया, जो आसान लगे आपको उसी की प्रैक्टिस करो, ज़्यादातर उसी की प्रैक्टिस करो, तो आप उस मेथड में आप मास्टर हो जाएंगे। प्रॉब्लम कोई भी दे आप तुरंत उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक पुलिस सिस्टम में और दे रहा हूँ, 2 मिनट वीडियो पॉज करके और बारी बारी से तीनों मेथड अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करके देखिएगा। फिर से मान लीजिए कि ऐसे एक पुलिस सिस्टम है, जिसमें नंबर ऑफ पुलिस थोड़े से मैंने बढ़ा दिए हैं। ऐसा एक तरफ एक बॉडी ए लगा हुआ है, एक तरफ एक बॉडी बी लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि ये जो बॉडी बी है ये 8 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। दिस बॉडी इज मूविंग डाउन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक ए? इस ब्लॉक ए की वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको बतलाना है, ठीक। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। कम से कम 2 मेथड से तो सॉल्व करो, दोनों से आपके आंसर करेक्ट आना चाहिए। तो बच्चों अब तक आप लोगों ने प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए मैं भी 2 मेथड से आपको सॉल्व करके बतला रहा हूँ, बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड बाय पॉइंट मेथड। 2 मेथड्स हम कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला मेथड क्या कहता है, सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल टू 0। अब ये मेथड लगाएंगे। वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पूछा हो तो एक्सेलरेशन, जो भी पूछे आप उसके लिए मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर भी तो एक ही रस्सी जा रही, सब जगह से एक ही रस्सी जा रही है, तो टेंशन तो सब जगह सेम होगा, सब जगह टेंशन सेम होगा, ठीक, ये सब जगह टेंशन सेम। अब इसकी वेलोसिटी, अब ये नीचे आ रहा है तो ये तो ऊपर जाएगा ही, नेचुरली ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, इसका टेंशन और इसकी वेलोसिटी एक दूसरे का अपोजिट है, इसका मतलब कि निगेटिव हुआ। कितना आता है, -t × 8। अब इसके ऊपर देखो, एक टी इधर लगा, एक टी और लगा, 2 हो गया, एक और लगा 3, एक और लगा 4, यानी टोटल कितने टेंशन लगे इस बॉडी के ऊपर, 4। और ये वेलोसिटी किधर है, उधर ही है जिधर टेंशन है, सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव हो गया। तो कितना हो गया, +4t भी। 4t क्या है, ये 4 टेंशन लगे उसके ऊपर, इनटू वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो t तो कैंसिल हो गया, 4v इज इक्वल टू 8 एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो ब्लॉक है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर उठ रहा होगा। ये पहला मेथड। दूसरा पॉइंट मेथड। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। ये रस्सी 10 जगह कांटेक्ट में है, किसी न किसी सरफेस के, पुली के, बॉडी के, किसी न किसी सरफेस के साथ ये 10 जगह कांटेक्ट में है। तो हमको इन 10 पॉइंट की वेलोसिटी का सम बराबर 0। अब जो रेस्ट में है मैं उनकी वेलोसिटी नहीं लिखूंगा, जो मोशन में है बस केवल उन्हीं की वेलोसिटी लिखूंगा। तो पहले पॉइंट की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड डाउन है माने कि इसने रस्सी की लेंथ बढ़ाई है तो पॉजिटिव होगा, तो +8 2 0 3 0 4।
अब यदि v वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है ब्लॉक, तो यदि v वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो रस्सी की लेंथ घटा रहा है, रस्सी की लेंथ घटा रहा है तो निगेटिव कितना v। इस पांचवें पॉइंट के भी वेलोसिटी सेम उतना ही और उसी डायरेक्शन में तो माइनस v। छठवां सातवां फिर 0 हो गया, छोड़ देते हैं। आठवां ये भी तो ऊपर ही जा रहा है, ब्लॉक के साथ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव माइनस v। नौवें पॉइंट की वेलोसिटी भी माइनस v उधर ही है और 10वां पॉइंट फिर 0 तो बराबर 0, तो v इक्वल टू, तो 4v इक्वल टू 8, तो v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो चाहे ऐसे सॉल्व करें चाहे ऐसे सॉल्व करें, दोनों मेथड एकदम आसान है। बस दोनों में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डायरेक्शन का है, वहाँ भी डायरेक्शन का है कि t और v सेम डायरेक्शन में हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, t और v अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी के कारण रस्सी की लेंथ बढ़ रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी के कारण रस्सी की लेंथ घट रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। इसको आपको ध्यान में रखना होगा और आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अभी तक हम लोगों ने एक रस्सी वाला लिया, अब थोड़े से अलग अलग रस्सियों वाला एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसमें टेंशन भी डिफरेंट होंगे क्योंकि रस्सियाँ अलग हैं, क्योंकि रस्सियाँ अलग हैं तो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से दूसरी रस्सी आ गई, यहाँ से तीसरी रस्सी आ गई। ठीक है, और यहाँ से हमने एक ब्लॉक लगा दिया A वैसे ही, और यहाँ से हम इसको खींच रहे हैं, यहाँ से हम इसको खींच रहे हैं। सपोज विथ द एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू, अब कितना होगा t 2t 4t 7, तो A इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिस समय उसको खींच रहे हैं इस रस्सी का एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा ये बतलाना है उस टाइम पर। ठीक, कि ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज कर लें, क्वेश्चन को ट्राई करें। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। जो मेथड वेलोसिटी के लिए वही मेथड एक्सेलरेशन के लिए है। क्या कहते हैं कि सम ऑफ t इंटू ए विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए टेंशन हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि टेंशन t आया तो इधर भी टेंशन t होगा, ये दोनों t बैलेंस हो गए, यहाँ से 2t, तो एक रस्सी है तो यहाँ पर भी टेंशन 2t आएगा, और इन दोनों t को फिर ये बैलेंस कर रहा है तो हो गया 4t, तो इधर भी आ गया 4t। ठीक है, इधर भी 4t। ठीक, अब चलिए t डॉट ए करते जाएं बराबर 0। तो देखो यहाँ पर टेंशन ऊपर है, इस पॉइंट के लिए ये जो टेंशन होगा ये ऊपर, ये जो टेंशन है जो नीचे की तरफ आ रहा है पुली के लिए है, ये वाला टेंशन पुली के लिए है, ये वाला टेंशन इस पॉइंट के लिए जो ऊपर। तो टेंशन है ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो दोनों के तो अपोजिट हो गया, तो आ गया माइनस टी ए, और ए कितना दिया है तो 7। ठीक, चलिए ये मान लो एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, जब ये नीचे आएगा तो फिर ये ऊपर जाएगा। तो एक्सेलरेशन ए टेंशन टी सेम डायरेक्शन में, तो हो गया टी इंटू ए। टेंशन 2t एक्सेलरेशन ए सेम डायरेक्शन में, तो हो गया 2t इंटू ए। टेंशन 4t एक्सेलरेशन ए सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव, तो 4t इंटू ए इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो क्या मिला, t सब जगह से कैंसिल, तो -7 प्लस 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7 है,
इक्वल टू 0, सो ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो जिस समय आप रस्सी को 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे खींचेंगे, उस समय आपका ब्लॉक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेलोसिटी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक। तो इस तरह से कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो बाय अप्लाइंग ऑल दिस मेथड्स। अब इस प्रॉब्लम को जरा पॉइंट मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा। इसी प्रॉब्लम को आपको पॉइंट मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है। तो फिर से मैंने आपको एक पुली सिस्टम दिया जिसमें अलग अलग रस्सियां भी लगी हुई हैं। ये अलग रस्सी, अलग रस्सी, अलग रस्सी। तो मान लीजिए कि आपका ये रस्सी का एंड का किसी टाइम पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको बताना है कि आपका ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी। इस टाइम पर आपके ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है ये बतलाना है। तो बच्चे, अब तक आप लोगों ने प्रॉब्लम ट्राई कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए, यहाँ टेंशन मान लो T है, तो यहाँ भी टेंशन आ गया T। इसने बैलेंस किया तो हो गया 2T, इधर भी आ गया 2T। इन दोनों को बैलेंस किया इसने 4T, तो इधर भी हो गया 4T। ठीक है। इस 4T को इन दोनों ने मिलकर बैलेंस किया तो इधर हो जाएगा 2T, तो इधर भी हो जाएगा 2T। ये फिर इधर 2 जगह डिवाइड होगा, फिर से 2 जगह डिवाइड होगा। ठीक है। तो चलिए, अब सारे टेंशन, सारी वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट का सम बराबर 0, सिग्मा T डॉट V इक्वल टू 0। तो यहाँ टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है, तो निगेटिव हो गया -T इंटू 10, -T इंटू 10। ठीक है। यहाँ पर टेंशन ऊपर और वेलोसिटी कितना होगा? हाँ, यहाँ पर वेलोसिटी भी आपको निकाल के रखना पड़ेगा। तो ये पहली पुली, ये दूसरी पुली, ये तीसरी पुली। तीसरी पुली तो खैर फिक्स है, ये तीसरी पुली। तो पहली पुली की वेलोसिटी कितनी होगी? पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें आते हैं। तो मैंने कहा ना कि दोनों एंड की वेलोसिटी का एवरेज। तो एक एंड तो भाई बंधा हुआ है, फिक्स है, नो वेलोसिटी, केवल इसकी वेलोसिटी, तो V1 इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं V1। तो V1 बराबर हो गया, एक एंड की वेलोसिटी 0, दूसरे एंड की वेलोसिटी 10/2, तो कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो दूसरी पुली कितने वेलोसिटी से चल रहा होगा? तो V2, तो एक एंड फिर इसका फिक्स है रस्सी का, एक एंड जा रहा है 5 मीटर पर। ये पुली जब 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा तो रस्सी भी जाएगा 5 मीटर। तो 0 + 5/2 यानी कि 5/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो जितनी वेलोसिटी के साथ ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उतनी वेलोसिटी के साथ ये भी आएगा। ठीक है। ये रस्सी भी आएगी। तो इस रस्सी की वेलोसिटी इतनी हुई, कितना 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो इस रस्सियों का यानी कि इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी आप निकाल सकते हो। ठीक है। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कितना हुआ। ये मिला 5/2 मीटर पर सेकेंड
और ये वेलोसिटी इन दोनों की वेलोसिटी का एवरेज होना चाहिए। तो इसकी वेलोसिटी तो भाई 0 है, इसको मैं u से दिखा देता हूं। तो u1 इक्वल टू 0 और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए u2 है। तो इन दोनों की वेलोसिटी का एवरेज होगा आपका ये पुली का वेलोसिटी। तो u1 प्लस u2 बाई 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पुली। तो u1 तो 0, u2 हो गया नहीं मालूम, निकालना है, बाई 2 और पुली की वेलोसिटी दे रखा है 5/2, इसकी वेलोसिटी 5/2। तो देखो फिर u2 कितना आ गया, तो u2 आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। यानी जिस समय ये 10 मीटर पर सेकेंड से डाउन जा रहा होगा उस समय ब्लॉक जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से अप जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से कई बार हमको प्रॉब्लम इस तरह से भी सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसी को आप टेंशन वाले से भी लगा सकते हो कि इसका जो टेंशन हुआ ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो -t × 10, राइट। इधर टेंशन जो है आपका 2t, ऊपर वेलोसिटी भी ऊपर, तो प्लस 2t × v1 कितना मिला था 5। फिर टेंशन आ गया 4t ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, कितना आया 5/2 और प्लस यहाँ टेंशन आ गया 2t, वेलोसिटी इसका है u2 इक्वल टू 0। तो टेंशन तो सब जगह से कैंसिल कर दिया, तो क्या मिला -10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2 इक्वल टू 0, सॉरी 2u2 इक्वल टू 0। तो -10 प्लस 10 कैंसिल, तो 2u2 इज इक्वल टू 10, तो u2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। u2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसे बनाए तो या ऐसे बनाए तो, दोनों तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, आंसर आपको सेम मिलेगा। तो बच्चों ये है कुछ कांस्टेंट मोशन के प्रॉब्लम। अब एक कॉन्सेप्ट जरा और समझ लो। एक कॉन्सेप्ट हम और समझ लें कि मान लीजिए कि एक पुली है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। इसके साथ में 2 ब्लॉक बंधे हुए हैं, ए और बी। ए जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से और बी जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से। होगा ही, इन दोनों का एवरेज इसके बराबर होगा। ठीक है, ये पूरा सिचुएशन हो गया। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं देख रहा हूं इस तरह से कि इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन मान लीजिए कि ऑब्जर्वर इस पुली के ऊपर बैठा हुआ है, आप कोई कीड़ा बनकर के इसके ऊपर बैठ गए और फिर आप इन दोनों ब्लॉक का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। तो जब आप कीड़े बन के यहां पर बैठ गए हैं तो आपको इन दोनों ब्लॉक की स्पीड क्या दिखाई देगी, कितनी दिखाई देगी, ये बतलाना है। ठीक है ना, तो जब हम यहीं बैठ गए तो आपके रिस्पेक्ट में इस पुली की वेलोसिटी तो 0 हो गई। इस पुली की वेलोसिटी तो आपके रिस्पेक्ट में 0 हो गई। आपको कौन चलते हुए दिखाई देंगे, बस ये 2 दिखाई देंगे। जैसे कि हमको मालूम है कि हमारा अर्थ घूम रहा है, लेकिन हमको अर्थ घूमता हुआ नहीं दिखता क्योंकि हम अर्थ के ऊपर ही खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो मेरे रिस्पेक्ट में अर्थ की वेलोसिटी तो 0 है, रेस्ट में है। तो ठीक वैसे ही यदि आप कीड़ा बनकर यहाँ बैठ गए हैं
और इधर देख रहे हैं तो आपके रिस्पेक्ट में पुली की वेलोसिटी 0 हो गई है। तो आपको इन दो बॉडी की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, ठीक है ना। ये जानने के लिए क्या करो कि पुली की वेलोसिटी का अपोजिट दोनों में जोड़ दो। 0 बन गया ना, यानी -5 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो कहाँ जोड़ेंगे? इन दोनों जगहों पर। यानी पुली की जो वेलोसिटी है या पुली की जो एक्सेलरेशन है या पुली का जो डिस्प्लेसमेंट जो भी पूछे, उसका अपोजिट दोनों में ऐड कर दो। तो अब ऑब्जर्वर यहां आ गया है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए अब इसके पास एक वेलोसिटी और आ गई 5 मीटर पर सेकेंड का जो डाउनवर्ड है। इस ऑब्जर्वर के लिए इस बॉडी के पास एक वेलोसिटी और आ गई जो कि 5 मीटर पर सेकेंड का है, लेकिन अपोजिट है। अब इन दोनों, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो वेलोसिटी दिखाई देगा उस ऑब्जर्वर को। तो VA कितना हो गया? तो VA हो गया, अब मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, नीचे वाले को नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया 3, ये नेगेटिव -5 यानी -2 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव आया, इसका मतलब कि उसको नीचे जाता हुआ देखेगा। कौन? ये ऑब्जर्वर, कौन? ये कीड़ा जो आप बन के बैठे हैं। और B की वेलोसिटी क्या मिलेगी? तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, यानी +2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये ऊपर जाता हुआ उठता हुआ दिखाई देगा उसको। तो यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसके लिए इसकी वेलोसिटी होगा 2 मीटर पर सेकेंड अप, पॉजिटिव माने अप, और इसकी वेलोसिटी होगा 2 मीटर पर सेकेंड डाउन, नेगेटिव माने डाउन। तो यदि कभी ऑब्जर्वर को उस पुली पे बैठा दे तो उसकी वेलोसिटी का अपोजिट सिस्टम में जोड़ना है दोनों तरफ, उसका एक्सेलरेशन का अपोजिट सिस्टम में जोड़ना है दोनों तरफ, और जो रिजल्टेंट आएगा वो आपको मिलेगा। और उस समय आप अप को पॉजिटिव लेना, डाउन को नेगेटिव लेना, रिजल्टेंट निकालना। नेगेटिव मिला तो डाउन, पॉजिटिव मिला तो अप। और इस केस में ध्यान रखना कि दोनों का वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अब ये तो भाई फिक्स रस्सी हो गई, फिक्स पुली हो गई, रेस्ट में है, तो जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर जाएगा। तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो कहीं मिस्टेक हो रहा है, मुझसे देख लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक। इस केस में दोनों की वेलोसिटी इक्वल आना चाहिए, एक का अप लेकिन दूसरे का डाउन आना चाहिए, बस इतनी सी बात। तो बच्चों ये थे कांस्टेंट मोशन के कुछ और प्रॉब्लम, कांस्टेंट मोशन के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट मोशन के लिए कुछ और फार्मूले। तो ये सारे प्रॉब्लम आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये तमाम लगा करके। मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद आता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। सिग्मा टी डॉट एक्स बराबर 0, सिग्मा टी डॉट वी बराबर 0, सिग्मा टी डॉट ए बराबर 0। हाँ, लेकिन अगर वेज का प्रॉब्लम आ रहा है तो उस समय आपको वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको ध्यान में रखना होगा। द वेलोसिटी आर द एक्सेलरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल मस्ट बी इक्वल, वो लगाना है, वो लगाना, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि एक मैंने बताया था भाई फाइंडिंग द एक्चुअल वेलोसिटी, उसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। उसका भी प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो मान लो कि एक फिक्स पुली है, यहां से एक रस्सी इस तरह से गुजर रही है। इधर वाले को हमने एक बॉडी से बांध दिया, इधर वाले को हमने एक दूसरी बॉडी से बांध दिया, ठीक। ये जो एंगल बन रहा है वो 37 डिग्री का, ये जो एंगल बन रहा है वो 53 डिग्री का। अब मान लीजिए कि ये इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी इसकी है 4 मीटर पर सेकेंड ब्लॉक ए का। तो हमको ब्लॉक बी की वेलोसिटी बतलानी कितनी होगी, ब्लॉक बी की वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। इफ द ब्लॉक इज मूविंग with a velocity of 4 meter per second, then what will be the velocity of the block B at the same time, ठीक है। तो ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो रस्सी जो है या रस्सी भी इसके साथ साथ चलेगा, तो रस्सी की जो वेलोसिटी होगा वो इसी का कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट होगा। कितना मिलेगा?
रस्सी की वेलोसिटी कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा 4 cos 53। 4 cos 53, cos 53 मालूम है 3/5, तो 4 × 3/5 मीन्स 12/5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी रस्सी की वेलोसिटी, ये तो सेम रस्सी है तो उतना ही हो जाएगा 12/5 मीटर पर सेकेंड। अब ये ब्लॉक जो है मान लीजिए v वेलोसिटी के साथ चल रहा है, v वेलोसिटी के साथ इस समय मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये दो वेलोसिटी आ गए, इन दो में से कौन एक्चुअल वेलोसिटी है और कौन कंपोनेंट, बस ये मालूम करना, इसे कहते हैं बाय फाइंडिंग द एक्चुअल वेलोसिटी। अगर ये एक्चुअल वेलोसिटी होगा तो ये उसका कंपोनेंट हो जाएगा, और ये एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगा तो ये उसका कंपोनेंट हो जाएगा। तो एक्चुअल वेलोसिटी किसको लेंगे? तो ऐसे समय आपको एक्चुअल वेलोसिटी बॉडी का लेना है, बॉडी का। ये बॉडी चल रहा है जिस वेलोसिटी के साथ, दैट इज द एक्चुअल वेलोसिटी, और उसी का कंपोनेंट हमको इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है। तो v का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा v cos 37, v cos 37 इसका कंपोनेंट, और ये बराबर होना चाहिए 12/5, ये बराबर होना चाहिए 12/5। तो v इंटू cos 37 होता है 4/5 इक्वल टू 12/5, 5 कैंसल, तो v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो जिस समय इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगी, उसी टाइम पर दूसरे बॉडी b की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो ये हो गया बाय फाइंडिंग द एक्चुअल वेलोसिटी। वैसे ये प्रॉब्लम आप प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से भी मालूम कर सकते हो, निकाल सकते हो। देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पर टेंशन आ गया मान लो T, तो एक ही रस्सी भाई, सेम स्ट्रिंग है, तो यहाँ भी टेंशन आ गया T। ठीक है, ये एंगल अगर 53 है तो एंगल आपको 180 - 53 हो गया। ठीक है, और एंगल तो दिया 37, तो v इंटू टी या t इंटू v इंटू cos 37, राइट। और यहाँ देखो t इस तरफ जा रहा है, v इस तरफ जा रहा है, दोनों बीच का एंगल इतना आ गया, तो प्लस t इंटू 4 इंटू cos 180 - 53 बराबर 0। अब cos 180 - थीटा होता है माइनस cos थीटा, t तो कैंसिल कर दिया, तो v इंटू cos 37 4/5 प्लस t तो मैंने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा 4, और ये बच गया माइनस cos 53, माइनस cos 53 इक्वल टू 0। तो v इंटू 4/5 माइनस 4, ये माइनस इधर ले लिया, और cos 53 होता है 3/5 इक्वल टू 0। तो 5 और 5 कैंसिल कर दें, तो 4v इज इक्वल टू 12, सो v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, t डॉट v इक्वल टू 0। ये मेथड लगा करके आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि v की यानी इसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि जिधर ये चलेगा उधर ये भी चलेगा, अपोजिट नहीं जाएगा। तो नेचुरल यही होगा कि जब इधर खींचोगे तो भी इधर ही खींचेगा। हाँ, इसको खींच रहा 4 मीटर पर सेकेंड से, तो ये चलेगा 3 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पर दो मेथड आपने अप्लाई कर लिए, बाय फाइंडिंग द एक्चुअल वेलोसिटी और बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो जितने प्रॉब्लम एग्जाम्पल के तौर पे, इलस्ट्रेशन के तौर पे हमने किए, इन सबको सॉल्व करते समय आपने भी अनुभव किया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑफ कांस्टेंट मोशन। ठीक है, तो खैर अगर आपको पॉइंट वाला मेथड आसान लग रहा है तो आप उसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या प्रैक्टिस दोनों के या सारे मेथड की इक्वली करते चलो, कि एक प्रॉब्लम को हम जितने अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं करके देखो। सारे मेथड से यदि हमको सेम आंसर आ रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ भाई मैंने कांस्टेंट मोशन समझ लिया, मैं चाहूँ तो ये लगा लूँ, मैं चाहूँ तो ये थ्योरी लगा लूँ, मैं चाहूँ तो ये कॉन्सेप्ट लगा लूँ, मैं सारे कॉन्सेप्ट लगा करके अपना प्रॉब्लम हल कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपके भीतर आएगा। ठीक है, और जब एक जगह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है फिर उसका यूज फिर हम कई दूसरी जगह करते हैं, तीसरी जगह करते हैं,
और इस तरह से आपका फिर डेवलपमेंट बढ़ते चला जाता है। तो बच्चों, ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द जेईई एंड फॉर नीट। तो यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे प्रॉब्लम आपको करने चाहिए। आपके पास जो लिटरेचर होंगे, आपके पास जो बुक्स होंगे, वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन छांटिए और उन क्वेश्चंस को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।